आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 13 स्वराज्य के लिए संघर्ष भाग 2 नई शक्तियों का आविर्भाव को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। अगर आप पहले 4 पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 में आरंभ हुआ, जब जर्मन प्रसारवाद की हिटलर की नीति के अनुसार नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले मार्च 1938 में वह ऑस्ट्रिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को खुश रखने के लिए सब कुछ किया था, मगर अब वे पोलैंड की सहायता करने को बाध्य हो गए। भारत की सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय धारा सभा के चुनाव हुए सदस्यों से परामर्श किए बिना फौरन युद्ध में शामिल हो गए। राष्ट्रीय कांग्रेस को फांसीवादी यानी फासिस्ट आक्रमण के शिकार देशों से पूरी सहानुभूति थी। वह फांसीवाद विरोधी संघर्ष में लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करने को तैयार थी, मगर कांग्रेस के नेताओं का सवाल यह था कि एक गुलाम राष्ट्र द्वारा दूसरे के मुक्ति संघर्ष में साथ देना किस प्रकार संभव था। इसलिए उन्होंने मांग की कि भारत को स्वाधीन देश घोषित किया जाए या कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिए जाएं, ताकि वे युद्ध में सक्रिय भाग ले सकें। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों और राजा महाराजाओं को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। इसलिए कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों को आदेश दिया कि वे त्यागपत्र दे दें। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया। सत्याग्रह को सीमित इसलिए रखा गया कि देश में व्यापक उथल-पुथल न हो और ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में बाधा न पड़े। वायसरॉय के नाम एक पत्र में गांधी जी ने इस आंदोलन के उद्देश्यों की व्याख्या इस प्रकार की। कांग्रेस नाजीवाद की विजय की उतनी ही विरोधी है जितना कि कोई अंग्रेज हो सकता है, लेकिन उसकी आपत्ति को युद्ध में उसकी भागीदारी की सीमा तक नहीं खींचा जा सकता। और चूंकि आपने तथा भारत सचिव महोदय ने घोषणा की है कि पूरा भारत स्वेच्छा से युद्ध प्रयास में सहायता कर रहा है, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि भारत की जनता का विशाल बहुमत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वह नाजीवाद तथा भारत पर शासन कर रही दोहरी निरंकुशता में कोई अंतर नहीं करता। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। 15 मई 1941 तक 25,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए जा चुके थे। 1941 में विश्व की राजनीति में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पश्चिमी यूरोप तथा अधिकांश पूर्वी यूरोप में पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे और फ्रांस पर अधिकार कर चुकने के बाद नाजी जर्मनी ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर में एक अमेरिकी समुद्री बेड़े पर आकस्मिक हमला किया तथा जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। उसने तेजी से फिलीपीन, हिंदी चीन, इंडोनेशिया, मलाया और वर्मा पर अधिकार कर लिया। मार्च 1942 में रंगून पर उसका अधिकार हो गया। इससे युद्ध भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। हाल में रिहा हुए कांग्रेसी नेताओं ने जापानी आक्रमण की निंदा की और कहा कि अगर ब्रिटेन फौरन प्रभावी शक्ति भारतीयों को सौंप दे
और युद्ध के बाद पूर्ण स्वाधीनता का वचन दे तो वे भारत की रक्षा तथा राष्ट्रों के हितों के लिए सहयोग करने को तैयार हैं। अब ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयासों में भारतीयों के सक्रिय सहयोग की बुरी तरह आवश्यकता थी। ऐसा सहयोग पाने के लिए उसने एक कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स पहले लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। हालांकि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहां जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना था। फिर भी उनके तथा कांग्रेसी नेताओं की लंबी बातचीत टूट गई। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की यह मांग मानने से इनकार कर दिया कि वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को सौंप दी जाए। दूसरी तरफ भारतीय नेता इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि उसने भविष्य के लिए केवल वादे किए जाएं और फिलहाल वायसरॉय के हाथों में निरंकुश शक्तियां बनी रहें। वह युद्ध प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार थे, खासकर इसलिए कि जापानी आक्रमणकारियों से भारत के लिए ही खतरा पैदा हो गया था। लेकिन उन्हें लगता था कि वे यह काम तभी कर सकेंगे जब देश में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाए। क्रिप्स मिशन की असफलता से भारत की जनता रुष्ट हो गई। उसे फांसीवादी विरोधी शक्तियों से अभी भी पूरी सहानुभूति थी, मगर उसे लगता था कि देश की राजनीतिक स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और बढ़ती कीमतों ने उसके असंतोष को और भी गहरा दिया था। अप्रैल से अगस्त 1942 के बीच काल में तनाव लगातार बढ़ता गया। जैसे जैसे जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गई तथा जापानी विजय का भय जनता और नेताओं को त्रस्त करने लगा, गांधी जी उतने ही अधिक जुझारू होते गए। कांग्रेस ने अब फैसला किया कि अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष चलाने का फैसला किया गया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत के लाभ तथा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की सफलता दोनों के लिए भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति आवश्यक हो गई है। आधुनिक साम्राज्यवाद का प्रमुख शिकार होने के नाते भारत अब समस्या के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि भारत की स्वाधीनता से ही ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र को परखा जाए और एशिया तथा अफ्रीका के जनगण में आशा और उत्साह का संचार होगा। इस तरह इस देश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक जीवंत और तत्कालिक प्रश्न है, जिस पर युद्ध का भविष्य तथा स्वाधीनता और स्वतंत्रता की सफलता निर्भर है। एक स्वाधीन भारत स्वाधीनता के संघर्ष में तथा नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने तमाम विशाल संसाधनों को झोंककर यह सफलता सुनिश्चित करेगा। 8 अगस्त की रात में कांग्रेसी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, इसलिए मैं अगर हो सके तो तत्काल इसी रात प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूं। आज दुनिया में झूठ और मक्कारी का बोलबाला है। आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं मंत्रिमंडल या ऐसी दूसरी मांगों के लिए वायसराय से सौदे करने वाला नहीं हूं। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं। आप इसे अपने दिलों में सजोकर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र यह है, करो
या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस आंदोलन चला सके, इसके पहले ही सरकार ने कड़ा प्रहार किया। 9 अगस्त को बहुत तड़के ही गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार करके अनजानी जगहों पर ले जाए गए और कांग्रेस को फिर एक बार गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इन गिरफ्तारियों की खबर ने पूरे देश को सकते में डाल दिया और हर जगह विरोध में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसमें जनता का अभी तक दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में कारखानों में, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और कामबंदी हुई और प्रदर्शन हुए, जिनमें शामिल लोगों पर लाठीचार्ज और फायरिंग भी हुई। बार बार की गोलीबारी और दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्यवाहियां भी की। उसने पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों आदि ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमले किए। उन्होंने टेलीफोन के तार उखाड़ दिए, तार के खंभे गिरा दिए, रेल लाइनें उखाड़ दी और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। अनेक जगहों पर शहरों, कस्बों और गांवों में विद्रोहियों का अस्थायी कब्जा भी हुआ। संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक और बंबई के सितारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समांतर सरकार भी बना ली। आमतौर पर छात्र, मजदूर और किसान ही इस विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्गों के लोग तथा नौकरशाही सरकार के वफादार रहे। सरकार ने अपनी ओर से 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए सब कुछ किया। उसके दमन की कोई सीमा नहीं रही। प्रेस का पूरी तरह से गला घोट दिया गया। प्रदर्शन कर रही भीड़ पर मशीन गनों से गोलियां तथा हवा में बम भी बरसाए गए। कैदियों को यातनाएं दी गई। पुलिस और खुफिया पुलिस का राज चारों ओर था। अनेक नगरों और कस्बों को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पुलिस और सेना की गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। विद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में भारी भारी रकमें देनी पड़ी और गांव वालों पर सामूहिक रूप से कोड़े बरसाए गए। 1875 के विद्रोह के बाद भारत में इतना निर्मम दमन कभी देखने को नहीं मिला था। सरकार अंततः आंदोलन को कुचलने में सफल रही। 1942 का यह विद्रोह वास्तव में बहुत संक्षिप्त रहा। इसका महत्व इस बात में था कि इसने दिखाया कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएं किस गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थीं और जनता संघर्ष और बलिदान की कितनी बड़ी क्षमता प्राप्त कर चुकी थी। यह स्पष्ट था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन कर सकना अब अंग्रेजों को संभव नहीं लगता था। 1942 के विद्रोह के दमन के बाद 1945 में युद्ध की समाप्ति तक देश में राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप रहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता जेलों में बंद थे और कोई नया नेता उनकी जगह नहीं ले सका था और न ही देश को नेतृत्व दे सका था। 1943 में बंगाल में आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल फूटा। कुछ ही महीनों में 30 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए। इससे जनता एक भयानक गुस्से से भर उठी, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो इतने लोगों को अकाल में मरने से बचा सकती थी। फिर भी इस गुस्से को पर्याप्त राजनीतिक अभिव्यक्ति न मिल सकी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को देश के बाहर एक नई अभिव्यक्ति मिली।
सुभाष चंद्र बोस मार्च 1941 में देश से बाहर निकल गए थे और सहायता के लिए सोवियत संघ जाना चाहते थे, लेकिन जून 1941 में सोवियत संघ भी जब मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में उतरा तो वे जर्मनी चले गए। वहां से वे फरवरी 1943 में जापान के लिए चल पड़े ताकि जापानी सहायता से वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला सकें। भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस के वहां पहुंचने से पहले एक सेना बनाने के लिए कुछ काम जनरल मोहन सिंह कर चुके थे, जो ब्रिटिश भारत की सेना में कप्तान थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीय तथा मलाया, सिंगापुर और वर्मा में जापानी सेनाओं द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक और अधिकारी बड़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें अब आज़ाद हिंद फौज के सिपाही यानी नेताजी के नाम से जाना जाने लगा, ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया। वर्मा से भारत पर आक्रमण करने में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ दिया। अपनी मातृभूमि को स्वाधीन कराने के विचार से प्रेरित होकर आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारी यह आशा करने लगे थे कि वह स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को बनाकर उनके साथ भारत में उसके मुक्ति दाताओं के रूप में प्रवेश करेंगे। 1944 से 1945 में युद्ध में जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज की भी हार हुई और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते हुए रास्ते में एक वायु दुर्घटना में मारे गए। उस समय भारत के अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने उनकी इस रणनीति की आलोचना की कि फांसीवादी ताकतों के साथ सहयोग करके स्वाधीनता जीती जाए। फिर भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने देशभक्ति का एक प्रेरणाप्रद उदाहरण भारतीय जनता और भारतीय सेना के सामने रखा। पूरे देश ने उन्हें नेताजी का सम्मानित नाम दिया। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम युद्धोत्तर काल का संघर्ष को पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।